नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीटी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। जापान के रक्षा मंत्री जनरल नकातानी भारत यात्रा पर हैं। आज उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाओस में हुए रक्षा सहयोग के बाद अब दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की उम्मीद जताई। साथ ही राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करने पर जापानी रक्षा मंत्री के रुख के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, भारत जापान रक्षा संबंधों को और गहरा करने में जापान सरकार का धन्यवाद। इससे पहले जापानी रक्षा मंत्री जनरल नकातानी को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले जापानी रक्षा मंत्री नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बैठक की। बैठक में बीजेपी के संगठन से जुड़े विषयों पर समीक्षा की गई। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान गरीबों का हक सिर्फ गरीबों को ही मिलेगा के तहत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा, वक्फ से मुसलमानों के कोई अधिकार खत्म नहीं होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, पिछले एक दशक से प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। वक्फ कानून भारत की प्रगतिशील यात्रा का एक अहम पड़ाव है। पुंछ जिले के सुरनकोट क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। विशेष अभियान समूह एसओजी पुंछ और भारतीय सेना ने संयुक्त अभियान चलाकर जंगलों में छिपे एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बलों को 5 आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस बरामद हुए हैं। इसमें पाउडर के रूप में कुछ विस्फोटक सामग्री, संचारण उपकरण, कपड़े और कुछ अन्य सामग्री बरामद हुई है। चिनाब नदी पर बने भारत के आखिरी बांध सलाल बांध के गेट फिर से बंद कर दिए गए हैं। यह फैसला पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारत की ओर से पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने के तहत लिया गया। भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, इंडी गठबंधन और कांग्रेस के नेता बयानों के गोले बरसा रहे हैं। एक तरफ उनके नेता मखौटा लगाकर कहते हैं कि वो भारत सरकार के साथ हैं, लेकिन एक के बाद उस तरह के बयान देते हैं जिससे सेना का मनोबल गिरता है। भाजपा ने कहा, आज कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन दुश्मन की सेनाओं का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भारत की सेना पाकिस्तान की सेना से बहुत ज्यादा मजबूत है। अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। पिछली रात भी पाकिस्तान ने बिना उकसावे के फायरिंग की। पड़ोसी देश की सेना की चौकियों ने कल रात जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि हमले के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बना है। साथ ही अनुराग ठाकुर ने सही समय पर इसका करारा जवाब दिए जाने की बात भी कही। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव बढ़ गया है। इस बीच फिरोजपुर छावनी बोर्ड ने रविवार को 30 मिनट के ब्लैकआउट अभ्यास की घोषणा की। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी। 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी। भाजपा नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे इतनी देरी से इसलिए जा रही हैं क्योंकि वहां पर हिंसा के सभी चिन्ह मिटा दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो आने वाले समय में इसके लिए कोई तोड़ निकालना जरूरी है।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा मुर्शिदाबाद हिंसा पर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपे जाने पर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग रिपोर्ट और भाषण नहीं बल्कि नतीजे चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर के चमनगंज इलाके में जूते के कारखाने में बीती रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। हादसे को लेकर एडीसीपी सेंट्रल कानपुर ने बताया कि निकाले गए लोगों को चिकित्सा के लिए प्रक्रिया के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। साथ ही बिल्डिंग को फिर से तलाशी की जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई व्यक्ति फंसा हुआ न हो। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शिक्षा के नाम पर लूट कर रहे स्कूलों पर डीएम ने कड़ा एक्शन लिया है। डीएम ने 33 स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही आरोपित विद्यालय में 1 सप्ताह के अंदर जुर्माना भरकर जिला विद्यालय निरीक्षक को रसीद जमा करने का आदेश दिया है। पूरा मामला जिले के निजी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के नामी ग्रामी स्कूलों का है। नोएडा एसटीएफ ने नीट यूजी परीक्षा में पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विक्रम कुमार शाह, धर्मपाल सिंह और अनिकेत कुमार के रूप में हुई है। लखनऊ में रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस पर 2 व्यक्तियों ने फायरिंग की। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी उन पर फायरिंग की, जिसमें दोनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी और पकड़े गए। दोनों व्यक्तियों के पास 1-1 पिस्टल और 2-2 कारतूस बरामद किए गए हैं। ईस्ट लखनऊ में डीसीपी शशांक सिंह ने उनसे पूछताछ की। उन्होंने बताया दोनों शातिर अपराधी हैं और पहले भी ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। दिल्ली में एनडीएमसी ने आज मेगा स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने प्राचीन हनुमान मंदिर पर श्रमदान के साथ स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। दिल्ली के मंत्री परवेज सिंह साहिब सिंह वर्मा ने आज एनडीएमसी नियंत्रण कक्ष का दौरा किया और कार्यों की समीक्षा की। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बांसवाड़ा जिले के बाघीदौरा से विधायक जयकृष्ण पटेल को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के महानिदेशक रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि शिकायतकर्ता रविंद्र कुमार मीना ने शिकायत की थी कि विधायक पटेल बार बार विधानसभा में अवैध खनन से संबंधित प्रश्न लगाकर उन पर दबाव बना रहे थे और रिश्वत की मांग कर रहे थे। मुंबई के पेडर रोड पर स्थित एक कपड़े के शोरूम में आग लग गई। 6 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर शोरूम बंद होने के कारण दमकल कर्मियों को अंदर प्रवेश करने में मुश्किल हुई। ग्लास डोर को तोड़कर जवानों द्वारा आग बुझाई गई। घटना पर महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा, आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। संभल जामा मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। एएसआई ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। पिछली सुनवाई को एएसआई की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया गया था। मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। इससे पहले 17 अप्रैल को कोर्ट ने केंद्र को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया था। साथ ही अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड की नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। केंद्र ने 25 अप्रैल को कोर्ट में हलफनामा दिया और कहा कि यह कानून पूरी तरह संवैधानिक है, संसद से पास हुआ है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं। एनडीए के साथ महागठबंधन भी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रही है। 15 जून से एनडीए के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के शुरू होने की उम्मीद है। इसमें गांव स्तरीय एनडीए के कार्यकर्ता भाग लेंगे। सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच और बेहतर समन्वय स्थापित करना है। वहीं इंडी गठबंधन की कोऑर्डिनेटर कमेटी की बैठक भी लगातार हो रही है। अभी तक 3 बैठकें हुई हैं। इसमें से 2 तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हुई हैं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने अजय राय के बयान पर कहा, कांग्रेस हमेशा से ही सेना और सेना की शक्ति का अपमान करती रही है। कांग्रेस का यही सच एक बार फिर दिखा है। देश के लोग सही समय आने पर इन्हें जवाब देंगे।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने अजय राय पर हमला बोलते हुए कहा, अजय राय लगातार भारतीय सेना के मनोबल को गिराने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता पाकिस्तान और आईएसआई की भाषा बोल रहे हैं। उनका ये षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पूरे मामले को शर्मसार करने वाला बताया। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस नेता अजय राय राफेल को खिलौना बता रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं में पाकिस्तान की टीवी पर खबर बनने के लिए होड़ मची है। भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा, ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस और विपक्षी नेताओं ने सशस्त्र बलों की वीरता और देश के नागरिकों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्पण पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, अजय राय को खुद पर शर्म आनी चाहिए कि वे देश के सशस्त्र बलों पर सवाल उठा रहे हैं। हरियाणा के मंत्री अरविंद शर्मा ने पंजाब हरियाणा जल विवाद पर कहा, कल इस पर सर्वदलीय बैठक हुई और सर्वसम्मति से इस बात को रखा गया है कि हम एक बूंद भी पानी नहीं छोड़ेंगे। पंजाब को हमारे हिस्से का पानी हमें देना पड़ेगा। टिहरी जिले के केम्प्टी क्षेत्र में कल शाम भारी बारिश के कारण केम्प्टी फॉल झरना अचानक उफान पर आ गया और पानी के साथ मलबा भी झरने में आने लगा। पुलिस ने एहतियात के तौर पर पहले ही पर्यटकों को केम्प्टी फॉल में जाने से रोक दिया। हालांकि बारिश के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ और प्रशासन के मुताबिक देर रात तक केम्प्टी फॉल का पानी सामान्य हो गया था। देश के कई राज्यों में मौसम लगातार बदल रहा है। कई राज्यों में हल्की से लेकर भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में आज धूल भरी आंधी और हल्की बारिश हो सकती है। आईएमडी ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार जैसी जगहों में गरज और तूफानी हवाओं के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय शेयर बाजार में तेजी के साथ ग्रीन जोन में कारोबार की शुरुआत हुई। सेंसेक्स खुलने के तुरंत बाद रफ्तार पकड़ते हुए करीब 300 अंकों की छलांग लगा गया, तो वहीं निफ्टी ने भी 24,400 के पार शुरुआत की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीनोम में परिवर्तन कर तैयार चावल की 2 किस्मों के विकास की घोषणा की। ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। भारतीय स्टार्टअप्स ने बीते एक हफ्ते में 25 डील्स के जरिए $102.93 मिलियन की फंडिंग जुटाई है। इसमें शुरुआती चरण और विकास चरण की डील शामिल है। देश में पेट्रोलियम उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल और एलपीजी की खपत में अप्रैल में बढ़त देखी गई है, जो देश में आर्थिक गतिविधियों में बढ़त को दिखाता है। भारत यूके के बीच व्यापार समझौते के लिए लंदन दौरे पर गए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी का दौरा किया और भारत के सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के प्रयासों की सराहना की। भारतीय स्टेट बैंक का परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2024-25 में 17.89% बढ़कर 1.10 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। वित्त वर्ष 2026 के अंत तक भारत में आईफोन के उत्पादन के लिए एप्पल का लक्ष्य करीब $40 अरब का हो सकता है। ग्लोबल मिक्स्ड रियलिटी डिस्प्ले शिपमेंट में वर्ष 2025 में सालाना आधार पर 6% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसमें अकेले ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लास के शिपमेंट में 42% की वृद्धि होगी। वित्त वर्ष 26 की शुरुआत में मॉयल ने अप्रैल में अब तक का अपना सर्वोच्च प्रदर्शन दर्ज किया है। इस्पात मंत्रालय ने जानकारी दी कि कंपनी ने अप्रैल के रिकॉर्ड 1.62 लाख टन मैग्नीज आइसक का उत्पादन किया।
इसके अलावा खोजपूर्ण कोल ड्रिलिंग में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अप्रैल में 11,453 मीटर की ड्रिलिंग की गई, जो साल दर साल आधार पर 58% की बढ़ोतरी है। मॉल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अजीत कुमार सक्सेना ने कहा कि अप्रैल में मॉल का प्रदर्शन आने वाले वर्ष के लिए सकारात्मक संकेत देता है। संगठन निरंतर विकास और मूल्य सृजन के लिए प्रतिबद्ध है। भारत वाशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक मुख्यालय में वैश्विक भूमि सुधार वार्ता का नेतृत्व करेगा। एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल आज से 8 मई तक होने वाले विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में अपनी परिवर्तनकारी स्वामित्व योजना और ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म प्रस्तुत करेगा। पंचायती राज मंत्रालय ने जानकारी दी कि वरिष्ठ अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भूमि शासन प्रणाली पर आगामी अंतर्राष्ट्रीय मंच के दौरान 2 प्रमुख सत्रों में अपनी योजना प्रस्तुत करेंगे। सम्मेलन में भूमि स्वामित्व में सुधारों की बढ़ाने, भू-स्थानिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने और जलवायु चुनौतियों का सामना करने के लिए लचीलापन बनाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं, परिचालन रणनीतियों और अत्याधुनिक शोध पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहा कि पिछले 11 सालों में हम नवाचार इंडेक्स में 39 नंबर पर आ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है और हमें इससे और आगे बढ़ना है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रुसेल्स में बेल्जियम के रक्षा एवं विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रैंकेन और फ्लैंडर्स क्षेत्र के मंत्री राष्ट्रपति मैथियास डिपेंडेले के साथ बात की। इस दौरान व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार में भारत बेल्जियम साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने, औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने और सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा उत्पादन और फार्मास्यूटिकल्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सिंगल पॉइंट ऐप बनाएगा। इस एक ऐप में इलेक्शन कमीशन से जुड़े 40 ऐप्स की सुविधा एक ही जगह मिलेगी। इस ऐप में वोटर्स, चुनाव अधिकारियों, पॉलिटिकल पार्टियों और सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों को फायदा होगा। ECI NET नाम के इस ऐप में वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्न आउट ऐप, सुविधा 2.0, सक्षम और KYC ऐप जैसे ऐप होंगे। भारत पाक के बीच बढ़ते तनाव पर आज UNSC की बैठक होगी। पाकिस्तान के अनुरोध पर हो रही मीटिंग में दोनों पक्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समक्ष सीमा पार तनाव पर अपनी बात रखने का एक मौका होगा। संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने कहा था, ये एक सैद्धांतिक स्थिति है। हम आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करते हैं। दूसरी तरफ हम इलाके में बढ़ रहे इस तनाव के बारे में चिंतित हैं। पाकिस्तान के बलूच प्रांत में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फतेह स्क्वाड ने क्वेटा कराची हाईवे को बंद कर दिया और वाहनों को रोककर तलाशी ली। इनमें यात्री वाहन भी शामिल थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका व्यापार समझौते पर चीन सहित कई देशों के साथ बैठक कर रहा है और चीन के साथ उनकी मुख्य प्राथमिकता एक निष्पक्ष व्यापार समझौता सुनिश्चित करना है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं कि पीएम मोदी और रक्षा सचिव के बीच इस वक्त मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है। पीएम मोदी और रक्षा सचिव के बीच ये मुलाकात काफ़ी अहम हो जाती है और कई अहम मुद्दों पर इसमें बातचीत बताई जा रही है कि इसमें कई तरह की बातचीत हो सकती है। रक्षा सचिव हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करने पहुंचे हैं रक्षा सचिव, और जो मुलाकात है ये बताई जा रही है कि काफ़ी अहम मुद्दों पर इसमें बातचीत हो सकती है और देश की जो सुरक्षा है इससे जुड़े मुद्दे पर जो रक्षा सचिव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे और इस वक्त बातचीत उनकी जारी भी है। मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त रक्षा सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और देश की जो सुरक्षा है उसके बारे में बात करने की होड़ लगी हुई है, क्योंकि किसी भी तरह से सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत में किस तरह से सिक्योरिटी बढ़ाई जा सकती है उसी मुद्दे पर इस वक्त बातचीत जारी है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, आइए सीधे उनके पास चलते हैं। राघव, जिस तरह से हम
देख रहे हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ हैं कि पीएम मोदी और रक्षा सचिव के बीच इस वक्त मुलाकात हो रही है और सिक्योरिटी इसमें एक अहम मुद्दा हो जाती है, क्योंकि भारत पर अगर कोई भी देश, खासतौर से जो पड़ोसी देश है, वो अगर आतंकी हमला करता है तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। निश्चित तौर पर रेशमा, बेहद ही अहम बैठक। और देखिए, बीते कुछ दिनों से जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है और आपने देखा कि लगातार पीएम मोदी की कई राउंड बैठक हुई है। न सिर्फ जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसके सदस्यों के साथ, बल्कि उन्होंने अलग अलग जो सेना प्रमुख हैं उनको बुलाया था। जो एक तरह से कह सकते हैं भारत की आंतरिक सुरक्षा हो या भारत की बाह्य सुरक्षा, उस तंत्र से जुड़े हुए तमाम जो प्रमुख लोग हैं उनके साथ लगातार पीएम मोदी सलाह मशविरा कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर पहलगाम की जो घटना हुई है, पहलगाम में जो एक कायराना आतंकी हमला हुआ था, जरूर इन तमाम बैठकों को मेरे नजरिए से उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। और मुझे जरूर लग रहा है कि इस बैठक में जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद की जो स्थिति है, क्योंकि आप देखिए हो क्या रहा है कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से बिना उकसावे की कार्रवाई सीमा पर की जा रही है। हालांकि हमारे जो सुरक्षा बल है, हमारे सेना के जवान है, उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तो एक तरह से रक्षा सचिव जाहिर तौर पर पीएम मोदी को जो पूरा ग्राउंड सिचुएशन है उस घटना को देखते हुए, उस घटना के बाद जो पूरी परिस्थितियां हैं, जो हमारी सेनाओं की अपनी जो हम जानते हैं कि हालांकि सेनाओं की अगर बात की जाए तो हर वक्त उनकी अपनी एक तैयारी होती है हर तरह की परिस्थिति से निपटने की, लेकिन उसके बारे में जरूर उम्मीद की जानी चाहिए कि वो ब्रीफ कर रहे होंगे पीएम मोदी को। इसके अलावा हम जानते हैं कि बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में काउंटर टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। न सिर्फ पहलगाम की घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों के खिलाफ, बल्कि जो एक पूरा एक नेटवर्क है उसको नेस्ता नाबूद किया जाए, मिट्टी में मिला दिया अगर आप कहें पीएम मोदी के शब्दों में, तो उसके लिए तो उसको लेकर जरूर ब्रीफ कर रहे होंगे। और हमने देखा था, आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने जब सेना प्रमुखों के साथ बैठक की थी उसमें उन्होंने एक स्पष्ट निर्देश दिया था कि उन्होंने भरोसा जताया था कि जो हमारी सेना है वो न सिर्फ प्रोफेशनल है, पेशेवर है, बल्कि कैपेबल है इस तरह की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। तो उनमें पीएम मोदी ने भरोसा पूरा जताया था और एक तरह का फ्री हैंड सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने हमारे सेना और सुरक्षा बलों को दिया है। तो उस आलोक में वो क्या कर रही है हमारी सेनाएं, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है पीएम मोदी की डिफेंस सेक्रेटरी के साथ जो बैठक है। बिल्कुल, इससे पहले भी एक कमेटी गठित की गई थी जिसमें सेना से कुछ रिटायर्ड लोगों को इसमें शामिल किया गया था ताकि सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ किया जा सकता है वो इस बारे में बता सकें। और आज की ये बैठक भी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम हो जाती है। क्या हम जानना चाहेंगे कि रक्षा सचिव के अलावा भी इस बैठक में कुछ और लोग भी शामिल हैं? देखिए, अभी जो सूत्रों के हवाले से यही जानकारी सामने आई है कि ये बैठक रक्षा सचिव की प्रधानमंत्री मोदी से हो रही है। हालांकि और कौन लोग इस बैठक में मौजूद हैं उसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पीएम मोदी खुद सीधे बैठते हैं। एक कह सकते हैं कि 1-to-1 मीटिंग आपने देखा होगा कि कल उन्होंने वायुसेना प्रमुख के साथ बैठक की थी। वो भी बैठक अकेले हुई थी। इससे पहले उन्होंने थल सेना प्रमुख के साथ बैठक की थी। और जो हम लगातार ये देख रहे हैं कि चाहे गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो या फिर सबके साथ अलग अलग बैठकों की बात हो या फिर एक कंबाइंड मीटिंग की, जो चाहे सीसीएस की बैठक हो, सेना प्रमुखों की जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मीटिंग हो, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और एक हम जो भी लोग पीएम मोदी के स्वभाव को जानते हैं वो इस बात को जानते हैं कि इस तरह जो एक तरह से बलिदान है, जो एक तरह से ये जो कार्रवाई है, पीएम मोदी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और हम अतीत में देख चुके हैं कि आतंक को लेकर, आतंक पे प्रहार को लेकर पीएम मोदी की क्या रणनीति रही है, ये देश पूरा जानता है। और पीएम मोदी ने खुद कहा है कि वो उस आक्रोश को बहुत गहराई से, शिद्दत के साथ
बहुत महसूस करते हैं। आपने बिल्कुल, देखा होगा किस तरह से जी। वो सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर भारत लौटे थे। तो बिल्कुल, जाहिर तौर पर केंद्र की बात करें या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आते हैं कि देश की सिक्योरिटी के लिए, इसकी रक्षा के लिए कुछ फैसले लिए जाएं और किस तरह से सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। उसी केस में देखा जाए तो आज की ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल सुधाकर, हम आपसे एक बार फिर आपसे जुड़ना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज की जो ये मीटिंग हो रही है, जो बैठक हो रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और केंद्र सरकार, खास तौर से जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो भी काफ़ी प्रतिबद्ध हमें नज़र आते हैं कि किसी तरह से सिक्योरिटी पर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ इस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आ सकें कि देश की सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। बिल्कुल, देखिए, और खास तौर से हम बात कर रहे थे लगातार, अब जो सेना का रिएक्शन होता है, जो सुरक्षा बलों का रिएक्शन होता है, वो नी जर्क में नहीं होता है अचानक। वो एक रणनीति के तहत होता है और एक प्रभावी और ठोस कार्रवाई हो, आतंक के खिलाफ एक निर्णायक प्रहार हो, और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा भारत वो करेगा। ये ऐसा भरोसा देश को पीएम मोदी ने दिलाया है और उसलिए जरूरी हो जाता है कि सभी चीजों को देखते हुए और एक तरह से एक नजीर कायम हो सके दुनिया के भीतर की अगर भारत के खिलाफ कोई आतंकी वारदात करने की हिम्मत करता है तो उसका क्या अंजाम होगा, तो वो एक नजीर स्थापित हो सके। तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि उस लिहाज से और बिल्कुल सुधाकर, ये एक कहा जा सकता है कि देश की जो सुरक्षा है उसके लिए किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, इसके लिए आज की जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। फिलहाल हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत